Hello everybody and welcome back to my channel, and today we will learn here the question paper of English language in class 9, 10th, 11th and 12th section C। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है 9th, 11th, 10th और 12th में इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें जो सेक्शन सी होता है आमतौर पर वह ग्रामर बेस्ड होता है। और इस ग्रामर में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा आता है डू एस डायरेक्टेड। ये दोनों चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं और आप जो है इसको पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो संभावित हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते हैं और स्टूडेंट्स को इस तरह के पेपर्स और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस अवश्य आने हैं। अगर एक बार आपने समझ लिया कि ये जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं इनमें कौन कौन से बेस्ड रहते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आर्टिकल्स बेस्ड, यानी उनमें आर्टिकल का सही यूज़ करना। दूसरा होता है कि वर्ब्स के सही यूज़ करना, यानी वर्ब का सही प्रयोग करना। डिटर्मिनर्स आते हैं, यानी इसमें हम डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं और मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें रहती हैं जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आया है, यहाँ पर वर्ब के सही फॉर्म को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस दी गई है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, यानी सूर्य उदित होता है कहाँ से? ईस्ट से। अब इसमें राइजेज, रोज और राइजन, ये तीन हमारे पास वर्ब की ऑप्शन है। तो यहाँ पर आएगा राइजेज, ये आएगा यहाँ पर राइजेस। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर द सन जो है ये सिंगुलर नंबर की तौर पे यूज़ किया जाता है और सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ हमेशा वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। तो राइज यानी उदित होना या उगना होता है, उसमें वर्ब में एस लग जाएगा तो ये राइजेस हो जाएगा। अर्थात यहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आने के कारण वर्ब में एस लगा हुआ है। तो इससे मिलता जुलता अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए और सिंगुलर नंबर का फॉर्म हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, तो आपको वर्ब में एस लगाना होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा माय ब्रदर इज ब्लैंक एस डी ओ। यहाँ हमें आर्टिकल फिल इन करना है ए, एन और द। तो इसमें देखेंगे हम कि कौन सा आर्टिकल आने वाला है। हमें पता है कि अगर कंसोनेंट उच्चारण होता है तो ए का प्रयोग करते हैं, वॉवेल उच्चारण होता है तो एन का प्रयोग करते हैं, और कोई यूनिक चीज़ होती है या पौराणिक चीज़ होती है या रिवर्स के नेम होते हैं तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोफेशन का यूज़ किया गया है एस डी ओ। तो जब हम इसको एस को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका जो प्रारंभ होता है वो वॉवेल से होता है, यानी ए जो हमने बोलना शुरू किया प्रारंभ में ए, तो ये ए जो है हमारा वॉवेल है। तो जो स्टार्टिंग उसका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको हम काउंट करते हैं। हम इसको सा नहीं पढ़ते, अगर सा पढ़ते तो ये कंसोनेंट होता, लेकिन हम इसको एस पढ़ते हैं और एस का प्रारंभ ए से होता है और ए जो है वो वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। तो माय ब्रदर इज एन एस डी ओ। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस और आते हैं, एम एल ए आता है, आर जे आता है, एस पी आता है। वहाँ सभी जगह अगर इस तरह के वर्ड आ रहे हैं या एम ए आएगा तो आपको वहाँ पर एन आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। अगर ये वर्ड आए, एम ए आए या आपको आर जे आए या आपको एस पी आए, ये वर्ड्स अगर आते हैं तो इसके पहले आपको आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास मिस्टर दास इज रिच पर्सन ब्लैंक नॉट हैप्पी। यहाँ पर एंड, बट और ये कंपाउंड सेंटेंस पे आधारित ये सेंटेंस है। इसका प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं कि मिस्टर दास जो है ये रिच पर्सन है, यानी धनवान है, नॉट हैप्पी और वो खुश नहीं है। तो यहाँ हमें एक विपरीत परिस्थिति दिखाई दे रही है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर धनवान है, रिच है, लेकिन वह
खुश नहीं है। तो जब विपरीत परिस्थिति या विपरीत परिणाम कभी आते हैं तो वहां हमेशा बट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां हम यूज करेंगे बट का। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है हमारा, मिस्टर दास इज रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। मिस्टर दास धनवान व्यक्ति है परंतु वे खुश नहीं है। और नहीं आएगा यानी एंड नहीं आएगा, बट आएगा। बट यानी विपरीत काम हो गया है। रिच पर्सन है तो प्रसन्न होना चाहिए और प्रसन्न नहीं है तो विपरीत कार्यक्रम हुआ, तो हमने बट का प्रयोग यहां पर किया है। इसके बाद में आ रहा है वी ब्लैंक ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब यहां पर देखिए ये हैव टू और मस्ट का प्रयोग किया गया है, और भी इसके ऑप्शन हो सकते हैं, ऑट का भी ऑप्शन आता है। तो ये मस्ट यानी चाहिए, जो रूल्स ऑफ द रोड है यानी सड़क के जो नियम है वो हमें पालन करना ही चाहिए। तो यहां हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। मस्ट यानी होता है चाहिए, और ये कौन सा चाहिए होता है, अनिवार्य वाला चाहिए, यानी इसको किए बगैर आपका चारा नहीं है। इसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, ही गेव मी 1 रुपी नोट। फिर यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब ये जो है इसको देखिए आप, ये दिखाई तो देता है वॉवेल, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वो वी होता है, यानी वाह। वाह जो है कंसोनेंट है, यानी आप इसको दिखाई देने में ये ओ का प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि ए ई आई ओ यू के पहले एन आर्टिकल लगाया जाता है, लेकिन हम इसको यहां पर उच्चारण देख रहे हैं, और ये जो इसका उच्चारण है यानी प्रोनाउंसिएशन है वो वाह का हो रहा है, जो कि कंसोनेंट है, और कंसोनेंट उच्चारण के पहले आर्टिकल हमेशा ए लगाया जाता है। इसलिए ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। इससे मिलता जुलता सेंटेंस और आता है, जैसे 1 आइड मैन, यानी जो एक आंख का व्यक्ति होता है, 1 आइड मैन। तो वहां पर भी आपको ए आर्टिकल लगाना है, क्योंकि 1 के लिए वाह का उच्चारण होता है और वाह जो है वो कंसोनेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखने के लिए। शी हैज बीन स्लीपिंग इवनिंग। फॉर और सिंस का यहां ऑप्शन दिया है। तो जब कभी भी हमें एग्जैक्ट टाइम या एक्यूरेट टाइम बताया जाता है तो हमेशा वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग के साथ मंडे संडे और जितने भी हमारे पास हैं, इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जिसमें सिंस और फॉर के प्रयोग को बहुत डिटेल में बताया गया है। तो यू कैन वॉच इट, आप उसको देख सकते हैं। यहां पर हम यूज करेंगे सिंस का, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ या लास्ट नाइट के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 में सेंटेंस है हमारा, शी हैज बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल 2 hours। तो देखिए यहां पर 2 hours यानी 2 घंटे, यहां पर निश्चित बजे वाला टाइम नहीं बता रहा है, केवल अवधि दिया हुआ है। अवधि यानी दौरान होता है, और केवल अगर वहां पर समय का हमें गणना की गई है तो उसके आगे हमेशा फॉर लगाते हैं। लेकिन अगर यहां पर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या 2022, 2021, इस प्रकार से अगर एक्यूरेट टाइम दिया होता तो हम हमेशा वहां पर सिंस का प्रयोग करते। लेकिन यहां एक्यूरेट टाइम नहीं दिया है, केवल अवधि यानी दौरान बताया है, तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉर का। तो ये हमेशा याद करिएगा, ये सिंस और फॉर का यूज सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर आते हैं। इसके बाद देखिए, कामनी डिसाइडेड टू गो और गोइंग। तो यहां पर डिसाइडेड के बाद जो है टू गो जो है ये इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज किया गया है। तो शी कामनी डिसाइडेड, उसने जाने का, अकेले जाने का उसने इरादा किया है। तो यहां पर हम इसको टू गो का इस्तेमाल करेंगे, टू गो। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, और यहां फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशन दिया है एमंग और बिटवीन का। यहां हम आपको दोनों अर्थ में आपको बता रहा हूं। एमंग का यूज तब करते हैं जब 2 से अधिक के बीच की बात हो रही है, यानी पूरे क्लास में अगर बीच में कोई बैठा है, मोहन, सोहन, सीता, गीता, या कोई पर्टिकुलर या विशेष व्यक्ति, और उसके बारे में बताया है कि वो बीच में बैठा है। अगर वो किसी समूह में बैठा है या 2 से अधिक लोगों के बीच में बैठा है तो हमेशा एमंग का यूज किया जाता है। लेकिन जब 2 लोगों की बात होती है, 2 लोगों के बीच में होने की बात की जाती है, तो याद रखिएगा हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में यहां पर सीता और गीता 2 नाम दिए गए हैं, उनमें कोई बैठा हुआ है बीच में, तो हम यहां पर यूज करेंगे बिटवीन का।
ये दो वस्तुओं, दो स्थानों के बीच की बात की जाती है तो बिटवीन का यूज किया जाता है, और जब समूह की बात की जाती है या दो से अधिक की बात की जाती है तो अमंग का यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आप याद रखें हमेशा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आया है और यहाँ पर सम और एनी का ऑप्शन दिया हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ अक्सर एनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एनी का, ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हमेशा एनी का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे सेंटेंस को एक बार रीड आउट कर लें, इसको नोट कर लें, और इससे मिलते जुलते सेंटेंस ही हमारे जो क्वेश्चन पेपर है सेक्शन सी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामर बेस्ड होता है उसमें यही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आइए फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पास करके देखें। और अगले की भी क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं ऐसे ही वैल्यूएबल और कीमती चीज़ें आपके पास लेता रहूँगा, चाहे वो ग्रामर बेस्ड हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, और सभी तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर तरह के लेक्चर्स मेरे रखे हुए हैं वीडियोज़ में। आप उनको 1 बाय 1 सर्च करके उसको देख सकते हैं। अब और क्वेश्चन मैं फिल इन द ब्लैंक्स के आपको लेकर आ रहा हूं। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो में पूरा वीडियो आप जो है पूरे समय पर बने रहिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। फिल इन द ब्लैंक्स के और एग्जाम्पल जो हम क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी की बात यहाँ कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, हिज फादर इज एमपी। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर आर्टिकल ए, एन और द, हम जानते हैं कि अगर वॉवेल प्रोनाउंसिएशन होता है या वॉवेल उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण होता है स्टार्टिंग में, जब हम किसी वर्ड को बोलना प्रारंभ करते हैं, यानी स्टार्टिंग, बिगनिंग, वेरी बिगनिंग। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। जो मेरा कहने का अर्थ है वो है कि किसी वर्ड को जब हम बोलने के लिए अपनी ज़बान खोलते हैं या मुंह खोलते हैं तो पहला हमारा उच्चारण क्या निकलता है ये माने रखता है। अगर वह वॉवेल हमारा निकल रहा है यानी स्वर का उच्चारण निकल रहा है तो वहाँ पर एन आएगा, और अगर कंसोनेंट का उच्चारण निकल रहा है तो ए का आर्टिकल आता है। तो यहाँ हम जैसे ही एम को पढ़ने के लिए बोलना शुरू करते हैं तो ए से हमारा प्रोनाउंसिएशन निकलता है, यानी उच्चारण निकलता है, साउंड निकलता है, स्वर निकलता है। तो जो ध्वनि है, हर बात को मैं बदल बदल के शब्द यूज़ करके कह रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि जो हमारी ध्वनि है वो अगर स्वर है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, तो वहाँ एन आर्टिकल आएगा। तो एम को जब अपने पढ़ा तो एम को तो पढ़ा तो ए भी बोला और माँ भी बोला, लेकिन माँ आपने बाद में बोला, लेकिन ए से प्रारंभ किया। ए से अगर बोला आपने तो ये उच्चारण ना आपके होंठ हिल रहे हैं ना आपकी जबान कहीं लड़खड़ा रही है, तालू में लग रही है, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर आर्टिकल एन का। इसी तरह से होगा यहाँ पर सेंटेंस इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर ये यूज़ किया गया है जीरण का, तो यहाँ पर होगा स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो आप यहाँ पर स्विमिंग का यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ क्षमता बताई गई है तो यहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप आज्ञा चाह रहे हैं, विनम्र भाव है, तो आप यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग आ गया। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, क्षमता बताने के लिए कैन का। मे आई कम इन सर, आप यहाँ विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं तो मे का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा दे /1 हैव दे मैच, रीअरेंजर लेटर है, तो हमेशा हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे हैव वन द मैच। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, दे हैव वन द मैच। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा अर्थपूर्ण बनेगा यानी मीनिंगफुल बनेगा। इसको हम डू एस डायरेक्टेड में फिर देखेंगे। दूसरा वर्ड हमारा ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज सिक, यहाँ कारण बताया गया है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कारण बताने पर हमेशा बिकॉज का यूज़ किया जाता है, तो ये बिकॉज हो गया हमारा, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज सिक, वह अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। इसी तरह से हो गया ही इज़ MLA, वही उच्चारण जो यहाँ पर एम का हुआ था, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन आने वाला है।
दूसरा उच्चारण हमारा, 2 सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। सैक्रेड यानी होता है पवित्र। गंगा, बड़ी नदियों के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है और ये सैक्रेड के पहले आ जाएगा आ, क्योंकि इस नदी की बात हो रही है तो ये परिचित हमारा हो चुका है। तो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। इसके बाद डॉग्स सेल्डम बाइट्स, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं। तो यहाँ पर ये जीरंड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सेंटेंस आ जाएगा हमारा बार्किंग। तो इस वीडियो में आपने जो ज़्यादातर सेंटेंस प्रयोग में लाए जाने वाले थे उनका मैंने आपको अभ्यास कराया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सेक्शन सी हमारा क्वेश्चन पेपर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10 मार्क्स की ग्रामर आती है, 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 5 मार्क्स का डुएस डायरेक्टेड होता है। तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, goodbye, take care all of you, and please keep watching me always. Thank you very much.